जय जोहार, जय हिंद। युवा 100 डे प्रैक्टिस चैलेंज का आज 19वां दिन है। और आज के दिन हम लोग करेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका और कुछ फेडरल का जो पोर्शन बच गया था। तो न्यायपालिका में जो यूनियन बोल सकते हो या भारत में तो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं। और उसके नीचे हम लोग क्या है, हाई कोर्ट जो हर एक स्टेट में रहता है वो पढ़ते हैं। और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट रहते हैं जो हर ज़िले में भी रहते हैं। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं और कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए। एक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी जाके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्या होता है कि हमारे भारत देश में पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कई बार क्या होती है कि जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट रहते हैं डिसीजन नहीं ले पाती, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ आते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कई बार। तो उसको जुडिशियल ओवर रीच भी बोला जाता है या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। अगला है जुडिशियल रिव्यू, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब जो कोर्ट है वो भी तो गलती कर सकता है, तो अपने कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई हाई कोर्ट अपने ही केस को जब वो खुद रिव्यू करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू बोल करते हैं। या फिर कोई एक्ट है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से बनाया गया है कि नहीं, इसको देखने के लिए जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन कैसे रहेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन किस टाइप का होता है, उसको विधायिकी में किस टाइप का रिलेशन है, कार्यपालिका और वित्तीय फाइनेंशियल रिलेशन कैसे है, तो ये पढ़ना रहता है हम लोग को। और मोस्ट ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट जो पॉलिटिक्स में हम लोग को दिखता है इसी जगह पे देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। जिस राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टी के हैं तो हमको ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता। बट अगर केंद्र सरकार एक पार्टी का है और राज्य में जो सरकार है वो दूसरे पार्टी का है तो वहाँ पे हम लोग को रिलेशनशिप बनते बिगड़ते देखते हैं। नेक्स्ट है एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इमरजेंसी प्रोविज़न है जिसमें 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। ठीक, इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेफगार्ड के लिए भी बोल सकते हो या फिर जो संकट के टाइम में एक यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाता है, एक फीचर भी है हमारा। और बहुत सारे डेमोक्रेसी में एक्चुअली इमरजेंसी का प्रोविज़न नहीं है लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में है। साथ में लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे कि हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग का देश चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब कि समय के साथ साथ जब चीज़ें बदल रही है तो हमारे नियम कानून लॉ में भी बदलाव दिखना चाहिए। तो बार बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं जो कि पीपल का इंटरेस्ट और पीपल का बिल को भी बताता है। नेक्स्ट अगर इसको थोड़ा सा बृहद रूप से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो जुडिशरी में जो यूनियन जुडिशरी बोल सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन है, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उसके बाद उनका जुरिडिक्शन कैसे है, मतलब उनका निर्णय लेने का जो दायरा कैसे है, ओरिजिनल है, कुछ कुछ जुरिडिक्शन ओरिजिनल है मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कुछ अपीलेट है मतलब लोअर से हायर कोर्ट में जाएगा कुछ केस, कुछ एडवाइजरी है। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। अगर कभी हमको पहुंच जब बात करते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लिबर्टी ज़्यादा ज़रूरी है यानी स्वतंत्रता ज़्यादा ज़रूरी है, कि समानता मतलब इक्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है फेयरनेस, जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, न्याय ज़्यादा ज़रूरी है। और न्याय के लिए कोई भी समस्या है तो अगर उसके लिए न्याय मिलना है तो न्याय मिलने के लिए जो न्याय करने वाला जो अथॉरिटी है वो स्वतंत्र रहे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर कोई देश जहाँ पे न्याय देने वाली संस्था ही स्वतंत्र नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे रहेगा, और देश कई बार ऐसे कारण से ही देश ख़त्म होते हैं, ठीक है, उसमें फेल होते हैं। तो जज का बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है और उसको रिमूव करने का भी तरीका दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हाई कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है राज्यों में रहते हैं, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पावर क्या है, आपको पता रहना चाहिए। और
जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसके पास भी सिविल और क्रिमिनल लॉ में जस्टिस देने का पावर रहता है। और हाई कोर्ट का किस टाइप से कंट्रोल रहता है, या फिर बोल सकते हो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ये आपको पढ़ना रहता है। अगला जो इम्पोर्टेंट, जो तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार आपको न्यूज़पेपर में दिखते रहता है, कि जो पीआईएल एक सबसे इसमें से इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बार बार क्या है, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा बोझ है भारत के जुडिशरी में। और कुछ लोग कहते हैं कि पीआईएल आने के बाद से और ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गया है। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति जिसको प्रभावित है, उसके उसके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति भी पीआईएल डाल सकता है न्याय के लिए। तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हैं, इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। मेरिट तो ये है कि न्याय सबको पहुंचे, डीमेरिट ये हो जाता है कि इसके कारण नंबर ऑफ केस बढ़ते जाते हैं। और भारत में एक जो जो बोल सकते हैं कि जुडिशरी का हम लोग का लिमिटेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर चैलेंज भी यही है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, जुडिशियल का एक्टिविज्म। कई जगह पे जुडिशली बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते रहता है। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा, जब इलेक्शन फंडिंग की बात आई थी, तो वो फंडिंग को डायरेक्टली इलेक्शन से पहले ही क्वेश कर देते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। तो बहुत सारे जुडिशरी अपना ताकत दिखाते दिखाते बहुत दूर तक चले जाती है, उसके कार्य क्षेत्र से भी बाहर जाके न्याय फैसला देना शुरू करती है। तो इसी को जुडिशल एक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक। तो कुछ जगह पे वो सुओ मोटो यानी कि स्वतंत्र तरीके से भी संज्ञान में ले लेती हैं। तो ये डिबेट रहता है, तो आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। ठीक। जो अपना गलती है उसको फिर से रिव्यू करने का क्षमता रखता है। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो जो आपको पता रहना चाहिए, उसका नाम है केशव नंदा भारती केस, जो कि एक डॉक्ट्रिन दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मौलिक संरचना। जो केशवानंदा भारती केस हमेशा आपको न्यूज़ में दिखेगा, और वो बताता है कि हमारे संविधान में कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेंटर और स्टेट रिलेशन। जब सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो अलग अलग लेजिस्लेटिव तरीके से उनका रिलेशन होता है, एग्जीक्यूटिव तरीके से रिलेशन होता है केंद्र और राज्य के रूप में। और इसका जो नोडल पॉइंट जैसे जानते हैं, गवर्नर रहता है। ठीक। गवर्नर क्या है कि स्टेट का तो हेड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से बोल जाए कि एक ब्रिजिंग ब्रिज है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच ब्रिज करता है। तीसरा, फाइनेंशियल रिलेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है, और फाइनेंस कमीशन निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टैक्सेस जो लेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कितना देना है, कैसे देना है, कौन से स्टेट को देना है, कुछ कभी किसी को स्पेशल पैकेज की ज़रूरत पड़ता है, क्या देना है कि नहीं देना है। तो ये पूरा संबंध रहता है। तो ये फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। दूसरा, रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। कई जगह पे हम लोग को क्या होता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण कई समस्याओं पे हम लोग को साथ में बात करना पड़ता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रिसेंटली जैसे कि मोदी जी ने बोला है, क्या बोला है, कि जीएसटी को रैशनलाइज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, फिर से बैठक होंगी। ठीक है ना, अलग अलग राज्यों के साथ, क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी के एलाई नहीं है ना, कई जगह पे क्या है कि नॉन बीजेपी पार्टी भी है, तो क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल में जो वहाँ के सीएम हैं और पीएम हैं, सब लोग बैठेंगे और क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, जो पॉलिटिकल से भी ज़्यादा, जो देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे निर्णय के लिए बहुत योगदान दिया है इसने। अगला जो है इमरजेंसी प्रोविज़न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, जैसे कि आपातकाल के बारे में जानते हैं। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया था, आर्टिकल 352। दूसरा, स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, जो आर्टिकल 356। कई बार सबसे ज़्यादा ये जब बनाते टाइम में ये लिख बताया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये बोल रहा था कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको सबसे कम यूज़ करेंगे, लेकिन हमको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये आर्टिकल 356 है। उसका मिस यूज़ भी हुआ है बहुत सारे जगह पे। तो क्या है कि जब केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य सरकार
उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा 100+ राष्ट्रपति शासन हो गए। और एक हम लोग के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक ही स्टेट बचा है जिसमें राष्ट्रपति शासन अभी तक लगा नहीं है। तो हम लोग बड़ा स्टेबल स्टेट है इस मामले में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रावधान है। अगला है जो संविधान का संशोधन किस हिसाब से होता है। तो हम लोग का जैसे कि 100th जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल समझते हैं, 102 है, 103 है, ये नया नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आते रहते हैं। तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो वो कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है। तो ये सिंपल अलग अलग तरीके से आप संविधान को संशोधन कर सकते हो, एक सिंपल तरीके से, एक स्पेशल, और कुछ स्पेशल और रेक्टिफिकेशन आप आधा आधा स्टेट, मतलब अलग अलग बिल है, बिल के हिसाब से। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र राज्य सरकार को भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो आपको क्या है, स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। साथ में 50% जब राज्य राजी होंगे तभी वो लागू होगा। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट जो है, जैसे कि 7th, 14th, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 44, 73rd जिसको हम लोग कल पढ़े थे, पंचायती राज्य, ये अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद म्यूनिसिपल का 101 जो जीएसटी आप जानते हैं, उसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको पढ़ना रहता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है, ठीक। तो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन केशवनंदा भारती केस। केशवनंदा भारती मामले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपका 2 मार्क्स के लिए लिखना है। दूसरा जो है वो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर बताइए, ये बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य विधायिक संबंध को स्पष्ट करें, तो सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया। तो भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, या तो फिर आप लिख सकते हो, एग्जामिन द रोल ऑफ हाई कोर्ट इन मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। राज्यों में विधि के शासन को बनाए रखने में उच्च न्यायालय की भूमिका पर समीक्षा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, एक्सप्लेन इस सिग्निफिकेंस। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था स्थापित की गई है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। या तो फिर आप लिख सकते हैं, एग्जामिन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक इट्स मिसयूज हैज अफेक्टेड सेंटर स्टेट रिलेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के क्षेत्र में परीक्षण कीजिए, क्या इसके दुरुपयोग ने केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित किया है। तो आपको लिखना है, और डायरेक्टली आप हमें भेज सकते हैं युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ने के लिए युवा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।